आदित्य अपने घर के हॉल में बैठा आरोही द्वारा बनाई गई पेंटिंग को बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर तक चारों तरफ से उलट पलट कर देखने के बाद उसने पेंटिंग को सीधा करके जमीन पर रख दिया। इसके बाद आदित्य ने अपने गले से लॉकेट निकाला और उसे पेंटिंग के ऊपर रखने ही वाला था कि तभी उसके घर की डोरबेल बजी। आदित्य ने जब घड़ी में टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। आदित्य सोचने लगा कि इस वक्त कौन आ गया उसके पास, और वो भी इतने टाइम। आदित्य अभी ये सब सोच ही रहा था कि दोबारा से बेल बजी। जब दोबारा बेल बजी तो आदित्य को लगा कुछ गड़बड़ है। What the hell? अब कौन सिर खाने आ गया इस टाइम? कहते हुए आदित्य ने अपना लॉकेट वापस गले में पहना और पेंटिंग को सोफे के पीछे छिपा दिया। इसके बाद वो हल्के कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर आदित्य ने जब धीरे से उसे ओपन किया तो देखा सामने आरोही खड़ी है। इस वक्त आरोही के हाथ में वही किताब थी जो आदित्य ने आरोही की अलमारी में छुपाई थी। ये देख आदित्य को थोड़ी टेंशन होने लगी कि कहीं आरोही ये जान तो नहीं गई कि उसने ही पेंटिंग चुराई है और उसकी जगह किताब रख दिया है। आदित्य पहले कुछ बोलकर अपना डर जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप से खड़ा होकर आरोही के बोलने का इंतजार करने लगा ताकि उसे ये पता चल जाए कि आरोही क्यों आई है उसके घर। वहीं दूसरी तरफ आरोही भी वही गेट पर एकदम सन्न खड़ी थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को एक टक देखे जा रही थी। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि आरोही उसे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है। आदित्य ने गला साफ करने का नाटक किया और आरोही का ध्यान तोड़ने की कोशिश की, पर आरोही तो इतनी खोई हुई थी कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। बहुत देर तक जब आरोही यूं ही गेट पर खड़ी आदित्य को देखती रही तो आदित्य भी अब ऑकवर्ड होने लगा। मुझे नहीं पता था मैं इतना हैंडसम हूं कि कोई लड़की इतनी देर तक मुझसे नजरें नहीं हटा पाएगी, आदित्य ने आरोही के करीब जाते हुए कहा। आदित्य को अचानक अपने करीब महसूस कर आरोही का ध्यान टूटा और वो हड़बड़ाते हुए पीछे जाते हुए बोली, व्हाट? ये कैसा सेल्फ ऑब्सेशन है? मैं आपको नहीं देख रही थी। तो फिर मेरे सामने खड़े होकर मुझे ही घूरते हुए और किसे देख रही थी? काइंडली एक्सप्लेन मिस आरोही। आरोही को बुरी तरह से टीज करते हुए आदित्य ने कहा। आदित्य का सवाल सुन आरोही भी थोड़ी ऑकवर्ड होने लगी, मगर अपनी ऑकवर्डनेस को छुपाते हुए आरोही ने कहा, वो मैं कुछ और सोच रही थी जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चला कि आपने कब गेट खोल दिया और मेरे सामने खड़े हो गए। दैट्स इट। अच्छा, तो ऐसा क्या सोच रही थी तुम जो ऐसे विचित्र तरीके से खोई हुई थी? जरा मुझे भी तो पता चले। गेट के सहारे खड़े होकर अपने दोनों हाथ बांधते हुए आदित्य ने कहा। आदित्य ने यह बात एकदम स्ट्रेट फेस के साथ बोला था, तो आरोही ने भी सेम फेस बनाते हुए जवाब दिया, जी नहीं, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल सिर्फ मुझे जानना है, और वो भी बहुत सारे सवालों के जवाब। और एक बात। आरोही आगे अपनी बात पूरी करने जा ही रही थी कि उसका ध्यान आदित्य पर गया। आदित्य ने इस वक्त टॉवल के सिवा और कुछ नहीं पहना हुआ था। उसके हल्के गीले बालों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो 15-20 मिनट पहले ही शावर से निकला था। गीले होने की वजह से आदित्य के कर्ली बाल उसके माथे तक लटक रहे थे, जो उसे और अट्रैक्टिव बना रहे थे। इतनी देर से आरोही लॉकेट और उसकी मॉम की हेल्थ के बारे में सोचने में इतनी बिजी थी कि आदित्य पर उसका ध्यान ही नहीं गया। और जब लास्ट में आदित्य पर ध्यान गया आरोही का, तो वो नर्वस होने लगी। ऐसे नंगे पुंगे कौन आता है स्टूडेंट के सामने? अजीब पागल आदमी है। आदित्य से अपनी नजरें चुराते हुए आरोही ने मन ही मन कहा। आदित्य ने भी जब देखा आरोही को ऐसे नजरें चुराते हुए, तो अपने आप पर उसका भी ध्यान गया। जब आदित्य को याद आया कि उसने कपड़े नहीं पहने और ऐसे ही तब से आरोही के सामने बकवास किए जा रहा है, तो वो भी नर्वस हो गया। उप्स, सॉरी, मैं कपड़े पहनना भूल गया। कहते हुए आदित्य ने जल्दी से गेट बंद किया और अंदर चला गया। आरोही अभी भी बाहर ही खड़ी थी। आदित्य ने अगले 2 मिनट के अंदर कपड़े पहनकर दोबारा गेट खोला और आरोही को घर के अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, सॉरी अगेन, अब तुम अंदर आ सकती हो। आरोही अब बिना कुछ बोले शांति से घर के अंदर चली गई। आदित्य ने डोर बंद किया और हॉल में पड़े सोफे पर आकर बैठ गया। आरोही अभी भी खड़ी थी, तो
आदित्य ने उसे भी बैठने का इशारा करते हुए कहा। बताओ क्या जाना है? आरोही ने वो किताब आदित्य के सामने लाते हुए कहा। ये किताब स्वप्नावली, इसके बारे में जानना है मुझे। आरोही ने जब किताब के बारे में जानने को कहा तो आदित्य थोड़ा सोच में पड़ गया। आदित्य को लगा कि कहीं आरोही को उस पर शक तो नहीं हो गया है। अपने इस डाउट को दूर करने के लिए आदित्य ने आरोही के हाथ से वो किताब ली और उसे ध्यान से देखने का नाटक करने लगा, जैसे वो पहली बार ये किताब देख रहा हो। ये कैसी बुक है? देखने में तो बहुत पुरानी लग रही है। एंशिएंट बुक्स कब से पढ़ने लगी तुम? आदित्य ने किताब से बिल्कुल अनजान बनते हुए कहा। आरोही ने सब सच बताया कि कैसे ये किताब उसकी अलमारी में अपने आप आ गई और उस जगह से पेंटिंग गायब हो गई। आरोही की पूरी बात सुनने के बाद आदित्य को जब यकीन हो गया कि आरोही उस पर कोई शक नहीं कर रही तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली। आपको पता है सैल्विनोस क्या होता है? आदित्य की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए आरोही ने पूछा। आरोही को जैसे फुल कॉन्फिडेंस था कि आदित्य को इसके बारे में पता होगा। आरोही का सवाल सुनकर आदित्य ने वो किताब सामने पड़ी टेबल पर रख दी और आराम से सोफे पर पीठ टिकाकर बैठते हुए कहा, थोड़ा बहुत पता है। आरोही को यह सुनकर थोड़ी शांति मिली कि एटलीस्ट उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो मिल ही जाएंगे। आरोही ने आदित्य से सारा मैटर बताते हुए कहा, ओके, सो इस बुक में लिखा हुआ है कि सैल्विनोस के सपने मोस्टली सच होते हैं और आज सुबह ठीक वैसा ही हुआ। मैंने सुबह सपना देखा कि मॉम की तबीयत खराब हो गई है और फिर रियल में ऐसा हो गया। और तो और उस सपने में देखा एक इंसिडेंट सच हुआ, लाइक टाइम, मेरा रिएक्शन, एवरीथिंग। सो प्लीज आपको जो भी पता हो सैल्विनोस और इस बुक के बारे में मुझे बता दीजिए। आई रियली डोंट वांट कि मेरा कोई भी सपना सच हो, क्योंकि मेरे ज्यादातर सपने बुरे होते हैं। आदित्य ने बिल्कुल आराम से आरोही की पूरी बात सुनी, फिर अपने पैंट की जेब से सिगरेट निकाली और टेबल पर रखे लाइटर से उसे जला लिया। इसी के साथ आदित्य ने सिगरेट की एक कश लेते हुए सैल्विनोस के बारे में बताना शुरू किया। मेरे दादाजी बचपन में बहुत सी कहानियां सुनाया करते थे द ग्रेट सैल्विनोस के बारे में, कि वो कैसे होते हैं, क्या करते हैं। जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग सैल्विनोस गॉड एंजल्स होते हैं जो नेचर में बैलेंस बनाकर रखते हैं। उनकी अपनी एक अलग दुनिया है जहां से वो पृथ्वी पर होने वाली हर घटना पर नजर रखते हैं और कोई मुसीबत आने पर उसे हैंडल करते हैं। गॉड एंजल्स, तो सैल्विनोस का मुझसे क्या कनेक्शन है? मेरे सपने क्यों सच हो रहे हैं? मैं तो नॉर्मल इंसान हूं। आरोही ने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया। क्या पता तुम भी एक सैल्विनो हो? आदित्य ने सीरियस टोन में जवाब दिया। आदित्य की बात सुनकर आरोही शॉक्ड हो गई। वो और सैल्विनोस, ये तो इम्पॉसिबल था। आरोही को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं सैल्विनोस नहीं हो सकती। आई नो मैं नॉर्मल हूं। मुझे पता है कुछ अजीब चीजें हो रही हैं मेरी लाइफ में करंटली, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी अजीब हूं। कहते हुए आरोही अपने आप को समझाने की कोशिश करने लगे। आरोही ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि वो कोई आम इंसान नहीं है। आदित्य ने जब देखा कि आरोही ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और पैनिक हो रही है तो उसे काम करते हुए कहा, वैसे ये भी हो सकता है कि सैल्विनोस तुम्हें कोई मैसेज देना चाहते हो सपनों के जरिए। तुम्हारी लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में पहले से बताकर वो तुम्हारी हेल्प करना चाहते हो। और देखो, इसके लिए तुम्हारा सैल्विनो भी होना जरूरी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। कहते हुए आरोही ने चैन की सांस ली। वो इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि वो किसी अदर वर्ल्ड के लोगों में से है, पर जब आदित्य ने ये कहा तो आरोही को थोड़ी शांति मिली। लेकिन आरोही के सवाल यहाँ खत्म नहीं हुए। अभी उसे ये जानना था कि आदित्य ने उसकी मॉम को ठीक कैसे किया। क्या राज है उस लॉकेट का? ये जानने के लिए आरोही ने आदित्य से फिर सवाल किया। अच्छा, अब ये बताइए, आपने मॉम को कैसे ठीक किया? क्या हुआ था उनको? उनकी पूरी बॉडी ब्लू हो गई थी, मैंने देखा था, पर फिर आपने लॉकेट से पता नहीं कैसे सब ठीक कर दिया। क्या है ऐसा उस लॉकेट में? आरोही के इस सवाल पर आदित्य ने ऐसी शक्लें बनाई कि देख के ही मालूम पड़ रहा था कि वो आरोही के इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। आदित्य को चुप देखकर आरोही ने फिर कहा, हेलो,
बताइए। सॉरी, ये अभी नहीं बता सकता मैं तुम्हें, बट आई प्रॉमिस सही टाइम आने पर जरूर बता दूंगा। और तब तक तुम भी वादा करो कि मुझसे नहीं पूछोगी इसके बारे में। कहते हुए आदित्य ने हाथ आगे बढ़ाया। आरोही भी समझ चुकी थी कि अब आदित्य आगे कुछ नहीं बताने वाला है, तो उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और आदित्य से प्रॉमिस किया कि वो तब तक उस लॉकेट के बारे में नहीं पूछेगी जब तक आदित्य खुद से नहीं बता देता। अब मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है, घड़ी की ओर इशारा करते हुए आरोही ने कहा। इस सवाल जवाब के चक्कर में रात के 10 बज चुके थे। आदित्य की नजर जब घड़ी पर पड़ी तो वो भी अपनी जगह से तुरंत उठ गया और कहा, हाँ देर तो हो चुकी है, जल्दी घर जाओ अब तुम, आंटी वेट कर रही होंगी। बाय। कहते हुए आरोही वहां से चली गई। आरोही के जाने के बाद जैसे ही मेन डोर लॉक करके आदित्य थोड़ा आगे बढ़ा कि फिर से डोरबेल बजी। आदित्य को लगा फिर से आरोही कोई नया सवाल लेकर आ गई, तो झुंझलाते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने इस बार भी आरोही खड़ी थी। इससे पहले आदित्य कुछ पूछ या बोल पाता, आरोही ने चाकू से आदित्य पर हमला कर दिया। चाकू के वार से आदित्य वहीं गिर पड़ा और आदित्य की जमीन पर गिरते ही आरोही वहां से गायब हो गई।